हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास के तीसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस सेट को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3। भगवत गीता के जनक वसुदेव कृष्ण किस कुल से संबंधित थे? विकल्प हैं ऑप्शन ए पुरु, बी भरत, सी सातत्व और सारस्वत और ऑप्शन डी पांचाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सातवत या सारस्वत, दोनों में से कोई भी। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है सूची वाला। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। माधव द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्टाद्वैत और निम्बार्क भेदाभेद। ठीक है, तो हमारा जो ये ऑप्शन है करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। रामानुज विशिष्टाद्वैत के संपादक है, ये भी सही है। निम्बार्क भेदाभेद मान के नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन सही सुमेलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नायनार परंपरा संतों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 63। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 63। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? इनमें से कौन सा संप्रदाय सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपका पाशुपत, दूसरा है मत्तमयूर, तीसरा है वीरशैव और चौथा है शुद्धाशैव। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है चारों में से आपका ऑप्शन सी वीरशैव ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। इनमें कौन द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? प्रबंध, तेवरम, इत्तु तोगई और पुत्तु पातु। ठीक है, तो इसके 4 विकल्पों में हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है द्रविड़ वेद के नाम से तेवरम को जाना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। छठा प्रश्न है कब और किसके द्वारा अशोक शिलालेख को प्रथम बार पढ़ा गया था? ऑप्शन ए है 1787 में जॉन टावर के द्वारा, 1810 में हैरी स्मिथ के द्वारा, 1825 को चार्ल्स मैटकाफ के द्वारा और 1837 को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो इस छठे प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 1837 को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, सातवां प्रश्न है किसमें मौर्यों को शूद्र वर्ण का बताया गया है? पुराण, जातक, पूर्व और यूरोपीय क्लासिकल लेखक। तो सातवां प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका पुराण, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आठवें प्रश्न पे चलते हैं। किस मौर्य शासक ने ग्रीक शासक सेल्यूकस से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है आपका दशरथ। तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अपने 9वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सीरिया के राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे? ऑप्शन है आपका मेगास्थनीज, डायोडोरस, डायमेकस और एंटीगोनस। ये चारों विकल्प में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डायमेकस। डायमेकस जो था वो सीरिया नरेश का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर जो हमारा 10वां प्रश्न है। वह कौन मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी राधागुप्त, ऑप्शन सी पुष्यगुप्त और ऑप्शन डी उपगुप्त।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका राधा गुप्त, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हमारा 11वां प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? ऑप्शन में है आपका पहला महाबली, दूसरा वीर सिंह, तीसरा तिस और चौथा राणा सिंह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका तिस। तिस ने स्वयं को अशोक का पद चिन्हों का प्रतिरूप बताया है। ठीक है, अब हमारा 12वां प्रश्न जो है वह है, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? यानी ये विद्वानों हैं, इन विद्वानों में से किससे अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? हमारे विकल्प हैं, पहला उपगुप्त, दूसरा उपाली, तीसरा राधागुप्त और चौथा नागसेन। तो इस 12वें प्रश्न का सही विकल्प का उत्तर है ऑप्शन ए उपगुप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न, अशोक स्तंभ में कितनी तीलियां हैं? आप सभी को पता होगा, बहुत सरल सा प्रश्न है। 15, 20, 24 और 36। तो अशोक के स्तंभ में कुल हम देखते हैं कि 24 तीलियां हुआ करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13वां प्रश्न। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, अशोक का कौन सा बौद्ध स्तूप ईंटों से बना हुआ है? पहला है सांची स्तूप, दूसरा है भरहुत स्तूप, तीसरा है अमरावती स्तूप और चौथा है नालंदा स्तूप। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा 14 का ए, सांची स्तूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा विजित व निश्चित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है दक्कन, कलिंग और दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत। आप सभी को पता है कि अशोक ने कलिंग की विजय की थी, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हमारा 16वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस ब्राह्मण से आंध्रों की प्रथम जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इन चारों विकल्प में हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे 17वां प्रश्न है, कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्मन, विष्णु शर्मा, वसुदेव और वासुमित्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वसुदेव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर इज ऑप्शन सी वसुदेव। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर, मिनांडर किस विदेशी राजवंश से संबंधित थे? ठीक है, प्रश्न समझ गए आप कि मिनांडर जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? पहला है इंडो ग्रीक, दूसरा है पार्थिनन, तीसरा है कुषाण और चौथा है शक। तो मिनांडर का संबंध इंडो ग्रीक राजवंश के साथ था। ये हमारा 18वां का सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अब आते हैं हमारे 19वें प्रश्न पर, खारवेल किस देश के शासक थे? ठीक है, ऑप्शन है मगध, अंग, कलिंग और वेंगी। तो आप सभी को पता है चेदी नरेश खारवेल जो थे वो कलिंग राजवंश, कलिंग देश से शासक हुआ करते थे। तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इनमें से किसने बहुचर्चित रेशम मार्ग पर नियंत्रण कायम किया था? पार्थियन, सातवाहन, कुषाण और शक। इन चारों विकल्पों में हमारा जो सही उत्तर है वह है कुषाण। कुषाणों ने रेशम मार्ग, जो चीनी मार्ग था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर वहां से करों की वसूली भी की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, इन राजवंशों को ऐतिहासिक क्रम के अनुसार लगाएं। कण्व, इक्ष्वाकु, सातवाहन और शुंग वंश। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा वंश है ऐतिहासिक अनुक्रम में जो लगाना है उस हिसाब से हम देखते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका शुंग वंश, उसके बाद हो जाएगा कण्व वंश, उसके बाद हो जाएगा सातवाहन वंश एंड देन लास्ट में हो जाएगा आपका इक्ष्वाकु वंश। यानी पहले 4, 1, 3 देन 2, 4, 1
3 देन 2, यानी 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे। 22वां जो प्रश्न है हमारा, शक शासक रुद्रमा दामा प्रथम जो थे वो क्या थे? दूसरी शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित थे, सातवाहन द्वारा हराए गए थे, इसने मौर्य काल में निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, इसने संस्कृत के सबसे लंबे शिलालेख को लिखित या पारित किया था। तो इस चारों में से कौन सही है उसका चुनाव करना है। तो विकल्प जो 1 है वो सही है, 2 सही नहीं है, 3 और 4 सही है, यानी 1, 3, 4 ये हमारा सही उत्तर है। तो डी ऑप्शन में देखेंगे 1, 3, 4 सत्य है, यानी हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 23। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हमारे इस तरफ में सूची 1 में है नानाघाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख और हाथी गुफा शिलालेख, और इस तरफ दिया हुआ है शासकों के नाम कि कौन किससे संबंधित है। तो ध्यान से देखें, नानाघाट शिलालेख जो है वो नागनिका सातवाहन रानी से संबंधित है। ठीक है, नासिक शिलालेख ये बलश्री सातवाहन रानी की से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये रुद्रदामा प्रथम शक शासक से संबंधित है, और जो हमारा हाथी गुफा शिलालेख है वो खारवेल, चेदी नरेश खारवेल से संबंधित है। इस प्रकार से जो हमने मैच किया उसके अनुसार ऑप्शन जो सी है इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, अब आते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यानी 4 जोड़े हैं, इन चारों जोड़ों को ध्यान से देखना है। पाटलिपुत्र कुषाणों यानी कि राजधानी बता रही जा रही है, ये सही नहीं है। पठान कन्न ये भी सही नहीं है। पुरुषपुर सातवाहनों की राजधानी ये भी सही नहीं है। विदिशा सुंग ये सही है, सुंगों की राजधानी जो थी वो विदिशा हुआ करती थी। तो इन चारों विकल्पों में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और हमारे सेट का आज का आखिरी सवाल जो है कि दक्षिण पथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की थी? हमारे विकल्प हैं गौतमी सातकर्णी, उसके बाद हमारा अगला विकल्प है खारवेल, तीसरा है श्री सातकर्णी और चौथा है रुद्रदामा प्रथम। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री सातकर्णी। ठीक है, दक्षिणापथपति का उपाधि श्री सातकर्णी ने धारण की थी। इस तरह से हमारा यह जो आज का सेट है यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।